गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो अब एक दिन का समय बचा हुआ है, कल पूरे दिन का और परसों आपका एग्ज़ाम है, दोनों शिफ्ट का। तो सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस पेपर को क्वालिफाई करें, अच्छा स्कोर करें, सेफ़ स्कोर करें। देखिए सेफ़ स्कोर क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। जितना अटैम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से करें। और फिर मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं था। अगर आप अच्छे से पढ़े हुए तो आप कर सकते थे। ये नहीं बोल रहा हूँ सारा कर सकते थे, बट आप कर सकते थे। कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स आपसे हुई होंगी, कोई बात नहीं, सबसे होती है। कल भी होगी, परसों भी होगी, बट उस पर जितना कंट्रोल करना है कर सकते हैं। तो कल वाले दोनों शिफ्ट का पेपर हमने एनालिसिस किया, उससे एक आपको आइडिया मिला होगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे तरीके से सब कुछ पढ़ रखा है, तो इसीलिए अब ये नहीं कि आप बस जो उसमें क्वेश्चन पूछा उसी के आसपास पढ़ रहे हैं। उसके आसपास हमने कल पढ़ा है, आज हम लोग पढ़ लेंगे कल का पूरा दिन, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मॉर्निंग से आप जीएस पढ़िएगा अगर मेरी बात मानिएगा, और कल आफ्टरनून के बाद आप करंट अफेयर्स 2 घंटा 1.5 घंटा में पढ़ के निपटा दीजिएगा, और रात को फर्स्ट क्लास नींद लीजिएगा। जो मॉर्निंग जिसका शिफ्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, और जिनका आफ्टरनून शिफ्ट है तो वो पूरे दिन भी जीएस पढ़ सकते हैं और परसों सुबह से करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। आपकी मर्जी है। आप खुद मतलब तैयारी करते हैं तो आपको खुद पता है कि क्या कैसे करना है, बट मेरे अकॉर्डिंग बात चलिएगा। तो ये मान के चलिएगा कि सुबह 8 बजे तक ही अगर परसों पढ़ना है तो कल पहले जीएस को निपटाना है। जो रिवीजन करना है या तो आपके कॉपी के, आपके नोट्स से, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो जो वीडियो है, क्योंकि मैंने 15-15 मिनट में ख़त्म किया, आप उसको आपने लिखा हो तो उससे पढ़िए, या फिर आपको जैसे भी क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़िए। मेरी बात मानिएगा, जो PYQ वाला फॉर्म है वो बेस्ट है, क्योंकि PYQ से 2-3 क्वेश्चन आएगा, वो आपको बेनिफिट करेगा। आपने कल वाला जो है दोनों पेपर का एनालिसिस देख लिया, वो बेस्ट है। और मैं उससे मिलता जुलता क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आज तीसरा वीडियो, एक वीडियो और रहेगा 4 वीडियो, तो कम से कम 500-600 क्वेश्चन तो आज का आपका हो ही गया। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो बताया है वही फिर से बोल रहा हूँ, 3 वीडियो मत छोड़िएगा। हिस्ट्री का मैराथन जिसमें है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जिसमें बिहार स्पेशल है, इकोनॉमिक्स है, उसको मत छोड़िएगा। देखिए 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आएगा, उसमें हो सकता है आप इधर उधर हो जाइएगा, लेकिन बाकी जो 90 क्वेश्चन है वो बहुत ठीक ठाक रहने वाले हैं। तो उसमें से आपको 70 के आसपास स्कोर करना है, 65 स्कोर करना है, 60 स्कोर करना है। किसी को नहीं पता, बेवकूफ़ी होगी जब तक पूरा शिफ्ट चारों ख़त्म नहीं हो जाते कट ऑफ बताना। जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो लोग देवता हैं, उन लोग को प्रणाम कीजिए, जाके सभी लोग प्रणाम भेजिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो 2011 सेंसस में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था उसको मैंने उठा दिया। इसके बाद देखिए, आप लोग को अपने खाली टाइम में अगर आप लोग को लगे कि कंटेंट कम है या कुछ भी इस टाइप का, तो आप खाली टाइम में अपनी तन्हाई दूर भगाने के लिए ये सबको पढ़ सकते हैं। तो पहले मैंने जो काम की चीज़ें वो लगा दिया, जो पढ़ने, जिनको टू दी पॉइंट पढ़ना है वो ये है। बिहार में लोएस्ट लिटरेसी रेट था, 61.8 था। उसके बाद केरला का हाईएस्ट था, 94% था। हाईएस्ट डेंसिटी बिहार का था, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यूटी में दिल्ली का था। लोएस्ट डेंसिटी अरुणाचल का था। लोएस्ट डेंसिटी यूटी में अंडमान एंड निकोबार का था। 2011 सेंसस के तहत फिर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में यहाँ गैप हो जाता तो लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 943 था। सेक्स रेशियो ऑफ बिहार 918 था। पहले सेक्स रेशियो आया तो 943, फिर सेक्स, चाइल्ड सेक्स, पहले सेक्स देन चाइल्ड। समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ, दोनों एकदम याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, गलत सेंस में ना ले, ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, 919, और चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, सॉरी, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 919 सही है। ये नीचे वाला जो 935 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ बिहार है, ठीक है। यहाँ आप सुधार लीजिएगा, ये बिहार है। बोल रहा हूँ, पहले सुन लीजिएगा, फिर बाद में मत बोलिएगा कि आप बताए नहीं, यहाँ बिहार है। केरला का हाईएस्ट सेक्स रेशियो पता है आपको। पुडुचेरी, यूटी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका हाईएस्ट है, केरला का, यूटी में पुडुचेरी का। हरियाणा का लोएस्ट सेक्स रेशियो, और दमन एंड दीव का सबसे लोएस्ट यूटी में, ठीक है। इसीलिए अभी प्रधानमंत्री जो थे वो हरियाणा से, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से स्टार्ट किया था। अगर कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ठीक है। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन कंट्री हैं, तो 4 हैं, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी अभी इस साल 2 बार मीटिंग हुई है वाशिंगटन डीसी में। जो सेकेंड टाइम मीटिंग हुई है उसी में ये बोला गया था कि पहलगाम पे जो अभी अटैक हुआ था, ये इसकी घोर निंदा की गई थी और उसमें बहुत सारा डिसीजन लिया गया था, ठीक है। तो फिर पहलगाम से रिलेटेड याद आ गया कि पहलगाम कौन सी नदी पे, तो याद रखिएगा, लिद्दर, LIDDER।
फिर बिहार सेंसस में आप देख लीजिए, मायो के टाइम में हुआ था। 15 सेंसस था, चंद्रमौली के द्वारा कराया गया था, 2011 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन रैंकिंग में बिहार थर्ड है, टोटल पॉपुलेशन इतना था। अब बिहार में कितना परसेंट पॉपुलेशन है, रूरल, अर्बन, ये सब सारा कुछ मैं एक साथ लिख दिया हूँ, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए एकदम मस्त तरीके से, कुछ नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। देख लीजिए परसेंटेज ऑफ एससी तक, मैंने एससी एसटी तक सब कुछ लिख दिया। लीस्ट एरिया, सबसे कम एरिया शिवहर का, मैक्सिमम पॉपुलेशन पटना का, लीस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा का, ठीक है। 10 साल में सबसे ज़्यादा कहाँ का बढ़ा है, तो मधेपुरा का। सेक्स रेशियो गोपालगंज का जो है सो सबसे ज़्यादा है। लीस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर का है। मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स किशनगंज में, लीस्ट वैशाली में है। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम लिटरेसी रोहतास है। तो इसमें सब कुछ मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आप इसको आराम से निश्चिंत होकर एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नाटो के बारे में। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो 1949 में। टोटल कितने कंट्री, 32 कंट्री, ठीक है। उसके बाद कौन से ट्रीटी से बना, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से नाटो फुल फॉर्म है इसका। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ नाटो कहाँ है, तो हेड कौन है नाटो के, तो मार्क र्यूटे, ठीक है। उसके बाद बिम्स्टेक 6 समिट कहाँ हुआ, तो बैंकॉक में। बिम्स्टेक में टोटल कितने हैं, 7 कंट्रीज। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ही बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें 7 कंट्री कौन है, देख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, ठीक है। G20 समिट 2025 कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स 2025 में 10 कंट्री हैं, कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो। 18वां ब्रिक्स कहाँ होना, इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए। अभी बिहार में आप सुनते होंगे सर, SIR सुनते होंगे इलेक्शन में, उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो नाम है उसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल राइस, मेज, कॉटन, ये मानसून क्रॉप होते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स होते हैं, वीट, बार्ली। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था कल फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें टर्म यूज किया गया था कॉमर्शियल क्रॉप, और एक होता है सब्सटेंस क्रॉप। तो कॉमर्शियल वो क्रॉप हुआ जो बेचने के लिए, जैसे पंजाब हरियाणा में सुनते होंगे बहुत ज़्यादा गेहूँ चावल है, तो वो लोग क्या करते हैं, बेचने के लिए यूज करते हैं, अपने घर के लिए नहीं करते, तो इसलिए वो हुआ, किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉमर्शियल क्रॉप का। जबकि सब्सिस्टेंस क्रॉप, जैसे कोई किसान है, वो थोड़ा सा ही अपना गेहूँ उगा रहा है, क्यों उगा रहा है, ताकि अपना पालन पोषण, तो वो पहले अपना पेट भरेगा, पहले अपना खर्चा देखेगा। अगर उसको लगेगा कि इससे मेरा घर वर पूरा तरीके से चल जाएगा, तब उसको बेच सकता है। तो डेली के सर्वाइवल के लिए जो करेगा वो हो गया सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग, ठीक है, याद रहेगा। मोनोक्रॉपिंग हो गया, तो अगर एक बार में एक चीज़ है। मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, एक साथ बहुत सारा कुछ लगा लिया है, ये थोड़ा लैंड में ये भी लगाया है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री भी कर लिया, उसमें मछली पालन भी कर लिया, तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, याद रहेगा। फिर एक क्वेश्चन था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लूसेंट में भी बताया था कि क्या है ये, क्या इसका कंक्लूजन क्या है, ये बताता है। देखिए गोल्ड फॉयल वाला जो था, उस पर जो है सो बीम जो है गिराया गया था, तो उसमें ये था, चेक किया गया था कि जब वो स्कैटरिंग हो रहा था, तो देखा गया कि बहुत जगह ना, मतलब सीधा पास हो जाता था, रिबाउंड होकर बहुत कम आता था। तो इससे ये जो निष्कर्ष निकाला गया था कि एटम जो है मेनली खाली है, न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर में है, और बहुत कम ही जो है सो बाउंस बैक हुआ, और उसके अलावा बाउंस बैक हो गया, और बहुत कम जो है डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब बहुत छोटा सा चीज़ है वहाँ जो कि प्रेजेंट है, जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कहलाया कि एटम पूरे तरीके से खाली है, मतलब मैक्सिमम पार्ट एटम का खाली है। और आपको ये पता होगा कि एटम के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नो चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है नेगेटिव चार्ज। इसीलिए अट्रैक्शन जो गोल गोल क्यों घूमता है, क्योंकि मतलब आप ही हैं, अगर कोई लड़की है XYZ, वो आपको पसंद था, आप उसके घर के चारों तरफ घूमते कि नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो वही बाहर इलेक्ट्रॉन है, अंदर प्रोटॉन है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है, इसलिए और बाहर इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज, अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और टोटल पूछेगा कि एटम का है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर कट है, एकदम बढ़िया से समझा दिया, समझ में आ गया। तो एटम मोस्टली एम्प्टी है, न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस बहुत डेंस है, और अल्फा पार्टिकल जो होता है इसके पे +2 का चार्ज होता है, ये याद रखिएगा। अल्फा पार्टिकल पे +2 का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट का डायरेक्ट याद रखिए, इसका एग्जाम्पल साल्टिक तेंदुखेर। ट्रॉपिकल में एक चीज़ याद रखिए, किनकोना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और मैंग्रोव में आपको पता है सुंदरी वगैरह सब जो है। बिहार का ओवरऑल लिटरेसी रेट देखिएगा तो 61.8%। नेशनल स्पेस डे याद रखिए, हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर रिपीट होगा अपने में भी तो यही क्वेश्चन आ जाएगा। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। डाटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब देखिए लॉज ऑफ मोशन क्या है, 3 है टोटल। फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में, गाड़ी जो है सो कहीं टर्न लेती है लेफ्ट की तरफ तो हम राइट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी रेस्ट में है, तो हमारा बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहता है। लेकिन जब अनटिल एंड अनलेस से कोई फोर्स लगा तो बॉडी हमारा
इधर उधर होता है, याद रखिएगा। सेकेंड लॉ एफ इजिकल टू एम ए पता है आपको। थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों लॉ याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि ई किससे रिलेटेड। अब देखिए ये जो है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ए टी हो गया एक्सेलरेशन। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी इनिशियल क्या है, अभी हम रुके हुए हैं तो मेरा वेलोसिटी क्या है इनिशियल 0, फिर हम दौड़ने लग गए 20 के स्पीड से, तो मेरा फाइनल क्या हो गया v, समझ में आया। एस हो गया डिस्टेंस, यू मतलब हो गया इनिशियल, टी हो गया टाइम, ए हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, और वही चीज़ सेम हो गया। तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसको मैं आपको भी 1 मिनट के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया था वो पहले बता ही देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, ये देखिए मैं पेन से इस यहाँ पे जो चला रहा हूँ। क्वेश्चन था कि एक कार स्टार्ट हुआ रेस्ट से और एक्सेलरेट किया यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो एक बार ये पूछा गया था कि वेलोसिटी कितना था और डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि एक्सेलरेशन कितना दिया है 2, टाइम कितना है 5, क्लियर है। तो न्यूटन्स का आपको लॉ वो फर्स्ट इक्वेशन पहले लगेगा, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, क्योंकि जब इसमें अभी एस वगैरह की बात नहीं किया, मतलब डिस्टेंस की बात नहीं किया है, तो इसका मतलब एस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस वी बराबर यू प्लस ए टी ही लगेगा, ठीक है, क्लियर कट। तो यहाँ पर आप जब कीजिएगा तो u तो इनिशियल है तो ये तो 0 हो गया, मतलब v बराबर ए टी, तो v बराबर a इंटू टी, ए कितना था 2 गुना 5, मतलब फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई 10 आ गई। अब डिस्टेंस टोटल कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस मतलब s आएगा। अब आपको ये देखना है कि s भी देखना है, ठीक है, s देखना है किस में है और v देखना है, तो s और v इसमें ही रिलेटेड है, थर्ड वाले में, तो तुरंत फटाफट लगा देंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, तो v की वैल्यू हमने यहाँ से 10 निकाली थी, तो 10 का स्क्वायर, u का स्क्वायर जो था 0 था, 2as, तो यहाँ पर 4/100, तो s बराबर 25। यही क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में आया था, एसर्शन में ये दे दिया था, और उसमें क्या कहते हैं उसमें दिया था कि फाइनल जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 10 हो जाएगा और टोटल जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा वो 25, तो दोनों आंसर सही हो गए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कितना सिंपल है देख लीजिए, अगर आपने कभी ज़िंदगी में फिजिक्स पढ़ा होगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग कहाँ थे, हाँ, अब देखिए 3 इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया और फ्रांस इनोवेशन ईयर मना रहे हैं 2026, इंडिया और स्पेन डुअल ईयर मना रहे हैं 2026, यूनाइटेड नेशन ने 2026 को वुमेन फार्मर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉलंटियर्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पास्टोरिस्ट घोषित किया है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रट लीजिएगा। 2025 को यूएन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस भी घोषित किया था। ये तब किया था घोषित 2024 में किया था, और किसको घोषित किया था 2025 को, ठीक है। एसीनेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा इसका ऐप है, अभी एक बार सर्च कर लीजिएगा तो ज़िंदगी भर भूलिएगा नहीं। जल जीवन हरियाली अभियान, ये किसके द्वारा बिहार में स्टार्ट किया गया था, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1946 में। आपसे वही तेभागा पूछ दे तो 1946 में, ये भी 1946 में। तेभागा कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। सन्यासी कहाँ हुआ था, पूर्णिया तक फैला था, ये याद रखना, पूछा गया था कल ही कि कौन सा रिवोल्ट पूर्णिया तक, तो सन्यासी। सरस मेला जो पटना में हुआ था, ये मेनली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका होती है इसको एम्पावर करने के लिए, इंटरप्रेन्योर वगैरह को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बता ही दिया। तनाही दूर करने के लिए आपको करना क्या है कि कोन का फॉर्मूला लिखना है, राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला लिखना है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन लिखना है, याद रखिएगा। इको मार्क, ये उससे आपको क्वेश्चन पूछ दिया इकोनॉमी से, इसको बायोलॉजी से इकोलॉजी को इकोनॉमिक्स से जोड़ के। इको मार्क कब लॉन्च किया गया, 1991 में। इसका किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, और इसका लोगो है अर्थ एंड पॉट जो होता है मटका, वो है, ठीक है, याद रखिएगा। पीएम ऑफ फ्रांस कौन है, तो सेबेस्टियन लेकॉर्न्यू, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 2024 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ हुआ, सिंगापुर, और 2025 गोवा, ठीक है। फर्स्ट हरिजन सीएम कौन हुए बिहार के, तो भोला पासवान। ये मैं खुद से लेके आया, इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि जब सीएम वुमेन का पूछ सकता है तो मेल का भी पूछ सकता है। इकोलॉजी टर्म जो है, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो हिकल ने। इकोसिस्टम टेंसले ने। इकोलॉजिकल निके क्या होता है, तो फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए T1 T2 T3 T4 T5, जैसे घास को खाया क्या कहते हैं, ग्रास हॉपर को खाया दूसरा इंसेक्ट, उस इंसेक्ट को खाई स्मॉल
फिश, स्मॉल फिश को खाया ईगल, सब अपना अपना कर्तव्य है। तो सब का क्या फंक्शनल लॉ है और इकोसिस्टम में, वो कहलाता है इकोलॉजिकल नीके। ओजोन का जो थिकनेस है, अब्जॉर्प्शन यूनिट में जो है सो मानते हैं। गुड ओजोन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, ये आपको पता होगा। कीस्टोन स्पेसीज़ का एग्जांपल देखिए, कीस्टोन स्पेसीज़ क्या होता है? वो स्पेसीज़ जिसका अमाउंट कम है, नंबर में कम है, लेकिन उसका रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे शेर हो गया, शेर जंगल में एक है, लेकिन सब डर से वो रहते हैं क्योंकि उसका बायोमास ज़्यादा है। क्लियर है? याद रहेगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या? इंक्रीज लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी एट एवरी यूट्रोपिक लेवल। मतलब होता क्या, मानिए मरकरी है, वो मानिए खा लिया स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट है, इंसेक्ट को खाई छोटी मछली को बड़ी मछली को शार्क। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा टॉक्सिसिटी किस में है, तो शार्क में, जबकि खाया था किसने? छोटे ने। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो है वो बढ़ता जाएगा टॉक्सिसिटी, इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन आपने सुना होगा नाम, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच वगैरह सब होता है। एक ये सुना होगा आपने, म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म, एमेंसलिज्म, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, जो एक किसी में ऐड करके, तो आप उसको आपने देखा होगा। म्यूचुअलिज्म हो गया, दो ऑर्गेनिज्म साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, जैसे अलगी और फंजाई मिलके क्या बनाते हैं? तो लाइकेंस, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता हो गया होगा। बायोमैग्निफिकेशन बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक और था इकोलॉजी में, एक कंसेप्चुअल चीज़ था, ठीक है, उसको देख लेंगे अगर याद आ जाएगा तो। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो देखिए, जैसे आप दरोगा बनने जा रहे हो तो आपका एग्जाम ले रहा है बीपीएसएससी, कुछ ऐसे है ना, कोई बोर्ड, तो वैसे कॉलेजियम सिस्टम है, ये एक जुडिशरी मेथड है, किस कैसे करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करना है, ये सिस्टम करता है। इसके अंतर्गत में 5 मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर और मोस्ट मेंबर वो करते हैं। अब देखिए, वैसे तो मैं इन सब पे भरोसा नहीं करता हूँ कि ये सब को अटैच करूँ, क्योंकि खुद से लिखा हुआ और खुद से बनाया हुआ वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन लास्ट टाइम मैं कितना ही लिखूँगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी उसको और ऐड करना है। तो इस सब में आप डायरेक्ट देख सकते हैं इसमें क्या है। जैसे इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, ठीक है, 5 जून को कैसे याद रखेगा? 5 जून को इन्वायरमेंट डे बना है, इन्वायरमेंट में आ गए तो अब योगा करेंगे, तो इसीलिए 21 जून हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बाकी आप इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। मेजर इंडिसेज, अब इन सब में आपको पता है कि इसमें किसमें क्या है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग जो याद रखिएगा वो ग्लोबल जेंडर गैप याद रखिएगा 131, फ्रीडम वाला याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 151, ठीक है। एक 99 वाला होगा SDG, वो याद रखिएगा, ठीक है। एशिया पावर वाले में तो पता है कि आपको ग्लोबल पावर वाले में फायर पावर में तो चौथा याद रखिएगा, एशिया पावर में तीसरा। ये 2-3 चीज़ याद रखिएगा, बाकी इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा कि ये छोटे से वीडियो से आप को बहुत कुछ मिलेगा फ़ायदा। तो इसको आप अच्छे से कीजिए। एक बस वीडियो और मैं बनाऊंगा आज, उसके बाद कल आपके पास पूरा टाइम रहेगा पढ़ने के लिए, आप आराम से पढ़िए जो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है। बाकी जो मेरे को लगेगा वो मैं छोटा छोटा वीडियो कल, मतलब एक पेज में अगर होगा कुछ लिख के शॉर्ट्स टाइप में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी एक वीडियो होगा और उसमें मैं ये PYQ से ही रिलेटेड डालूंगा। कल आज का पेपर अब मैं बहुत हो गया, अब आपने जो पुराना पढ़ा है उसको पढ़िए, हो सकता है वो वापस से बेसिक्स पे आ जाए, तो आप क्या करिएगा, जो लास्ट टाइम में पढ़ा है, और कोई भी टेंशन नहीं लेना कि यही आएगा ऐसा ही आएगा, कुछ नहीं है, पेपर सिंपल आएगा। आपने अपना काम किया है, अब ऊपर वाले को अपना काम करने दीजिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए। तो जो मैं अभी रात को बनाऊंगा उसके लिए अगर आप 10 बजे तक जगे रहिएगा तो 10 बजे तक आपको मिल जाएगा। जो भी छोटा सा ही वीडियो हो, ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, उसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप कल अपना पूरे दिन एक शेड्यूल बना के आराम से पढ़िए, ठीक है। टेंशन स्ट्रेस लेने का अब टाइम गया, अब फुल मौज लेना है, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ा है, तो अब टाइम आ गया है कि अब आपको उसका आउटपुट मिलने वाला है। तो अपने आप को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, हल्का सा रेस्ट दें, थोड़ा सा रिलीफ दें। ये नहीं लगे हुए हैं रात रात जगे हुए हैं, क्योंकि अब अगर आप रात भर जगिएगा तो वहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए 100% आउटपुट नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि अब आप स्ट्रेस फ्री होके थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। और अगर आपको खुद से रिवीजन करना है तो मैं यही बोलूँगा, आपके पास कोई भी किताब हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो PYQ वगैरह को ही देखिए जो पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, या आपका जो सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग है उसी को बार बार देखिए, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहें, मन लगा के रहें, अच्छे से पढ़ें, डेविएट ना हो, कुछ उल्टा उल्टा ना सोचें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।